Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is Maths Pedagogy CTET Special Part 1. फ्रेंड्स, आज जो हम इस सीरीज़ में इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अति महत्वपूर्ण यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं ये सीरीज़। ये रहा आज के लिए यानी मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल के सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति को इंगित करता है या किस प्रकृति की ओर इशारा करता है। ऑप्शन नंबर ए कठिन, ऑप्शन नंबर बी आलंकारिक, या ऑप्शन नंबर सी तार्किक, या ऑप्शन नंबर डी आलोचनात्मक। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित की जब भी हम बात करते हैं, गणित के ज्ञान की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। ठीक है, तो ये जो इशारा करता है किस ओर करता है, यानी कि कठिन की ओर, या आलंकारिक की ओर, या तार्किकता की ओर, या फिर आलोचना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि मैथमेटिक्स से जो माइंड में या संज्ञान में चीज़ें आती हैं वो लॉजिकल चीज़ें आती हैं, यानी कि तार्किक क्षमता से संबंधित होता है और तार्किक क्षमता को मजबूत करता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इस सीरीज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स एजुकेशन या मैथ्स टीचिंग। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए सवाल हल करने की क्षमता का विकास। ठीक है, जो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग सवाल हल करने की क्षमता का विकास, या सूत्र याद करने की क्षमता का विकास, या फिर सी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास, या फिर समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन को एक बार आप भी रीड करके देख लीजिए कि क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यानी सवाल हल करने की क्षमता का विकास, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास, या फिर तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास। तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मैथ्स टीचिंग करते हैं यानी गणित का शिक्षण किया जाता है तो उसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि तार्किक ढंग से जो बच्चे जिनको हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट को वो तार्किक ढंग से सोचें और उनमें इस तरह की एबिलिटी, इस तरह की एक क्षमता का विकास हो कि चीज़ों को वो तार्किक ढंग से सोचने लगें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट्स है जो कक्षा 5 का है, या फिर ये कहें कि कक्षा 5 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको समतल आकृतियों का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इस संकल्पना से उन्हें अवगत कराना है। तो किस तरह से उन्हें अवगत कराया जा सकता है। ऑप्शन ए विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, या फिर ऑप्शन डी इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को समतल आकृतियों की जो संकल्पना का परिचय कराना है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली हो गई हमारी, पत्ती हो गई किसी भी पेड़ की, पेंसिल हो गई आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्र को मापना। इस तरह से हम क्षेत्रफल की संकल्पना का परिचय करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। जो एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एल्गोरिदम है वो है एल्गोरिदम एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, गणित यानी कि मैथमेटिक्स की ऐसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें स्पेशल विशेष तरह के रूल्स को
उपयोग में लाया जाता है किसी भी पार्टिकुलर किसी भी एक समस्या को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, विशेष तरह से रूल्स को प्रयोग में लाया जाता है, तो इस तरह वो एल्गोरिदम कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता। तो फ्रेंड्स एल्गोरिदम के जरिए या एल्गोरिदम के थ्रू हम बच्चों में क्या चीज़ विकसित नहीं कर सकते, यानी कि रटना जिसे हम रोट मेमोराइजेशन कहते हैं, या फिर सूत्र, या फिर तर्क और समझ, या फिर ज्ञान। तो फ्रेंड्स क्या नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें नहीं के लिए पूछा है। तो हम एल्गोरिदम के थ्रू सूत्र भी विकसित कर सकते हैं, सूत्र का ज्ञान विकसित कर सकते हैं, तर्क और समझ विकसित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या नहीं कर सकते ये पूछा है, तो हम क्या नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये नहीं कर सकते, यानी कि हम रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टाफिकेशन, रटने पर जोर नहीं देता। तो एल्गोरिदम की जहाँ भी बात हो तो एल्गोरिदम फ्रेंड्स, एल्गोरिदम और रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कुल मिला के एल्गोरिदम में रटने पर जोर नहीं दिया जाता, बाकी सब चीज़ों पर जोर दिया जाता है। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात, जो एल्गोरिदम है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें विशेष तरह से सूत्र हो, ज्ञान हो, तर्क यानी लॉजिक आदि सभी चीज़ों को समावेशित किया जाता है। लेकिन रटना जो रोट मेमोराइजेशन है, रट्टाफिकेशन को बिल्कुल नकार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल की जब भी बात आए, यानी मैथ्स की बात आए, मैथ पेडागोजी की बात आए, तो एल्गोरिदम बिल्कुल नकारता है, यानी रोट मेमोराइजेशन रटने को बिल्कुल नकारता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को पढ़ाता है। विकास नाम का एक टीचर है, ठीक है, उसकी कक्षा में यानी कि उसकी क्लास में 56 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनको वो पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दी जाए, वो ऐसा सोचता है कि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दे दिया जाए बच्चों को, तो वह प्रभावी होता है। तो इस तरह से वो प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है, ठीक है। तो जो विकास नाम का टीचर है वो अपनी कक्षा में जो 56 बच्चों की है उसमें एक परीक्षा का आयोजन करता है जो 10 अंकों की है, ठीक है। उसमें जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 10 अंक निर्धारित किए गए, छोटी सी एक परीक्षा है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा? तो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग जो बच्चों को फीडबैक देने का जो सबसे बेहतर तरीका रहेगा वो कौन सा रहेगा, ठीक। तो ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीक़ों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए तो ये कहता है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी कहता है यानी कि वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें, ठीक है। और सी कहता है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने को दे दें। ऑप्शन डी कहता है वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करके ऑप्शन को दोबारा से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। विकास नाम का एक टीचर है जिसके यानी कि कक्षा में 56 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो उसका ऐसा विश्वास है कि यदि किसी भी परीक्षा का जो फीडबैक है तुरंत दे दिया जाए परीक्षा के तुरंत बाद, तो उसका जो परिणाम है बहुत अच्छा रहेगा, वो प्रभावी रहेगी। तो कुल मिला के वो एक परीक्षा का आयोजन करता है जो 10 नंबर के हैं, ठीक। और उसके बाद वो तुरंत से फीडबैक देने का कौन सा तरीका है, सबसे बेहतर कौन सा तरीका है, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ए यानी वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करें, तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है। बी की तरफ चलते हैं, वह यानी कि एक एक करके प्रत्येक बच्चे कॉपी का चयन करें और एक कॉपी का चयन करें, ये भी ऑप्शन हट जाता है क्योंकि एक कॉपी से प्रत्येक यानी कि सारे बच्चों को फीडबैक नहीं दिया जा सकता। या सी ऑप्शन वह विद्यार्थी को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने के लिए दे दे, नहीं, क्योंकि एक टीचर ही स्टूडेंट्स की कॉपी का आकलन या परीक्षण बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, ना कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के कॉपी को जांच पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है, यानी कि वह प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर हल करें, ठीक है, और समझाए विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने उत्तरों की जांच स्वयं करें। इस तरह का ये जो
तरीका है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वो ब्लैक बोर्ड पर यानी कि बोर्ड पर प्रत्येक सवाल को सॉल्व करें और कहे कि बच्चे खुद से मिलान करें, जिससे प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और बच्चे अच्छी तरह से मिलान कर पाएंगे और ठीक है सॉल्यूशन बच्चों को मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए स्पेस यानी खाली जगह ज़रूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए, अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए क्या ज़रूरी है? यानी कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना। ठीक है, सभी की सभी अभिधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना। ठीक, या फिर सवालों के उत्तर देने के तकनीक में निपुणता, या फिर अधिकतर सूत्रों को याद करना, या फिर बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो फ्रेंड जब भी हम बात करते हैं यानी डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बहुत जल्दी सवालों को हल करना बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि जब तक प्रत्येक बच्चे की समझ में क्वेश्चन नहीं आए, मैथमेटिक्स हो चाहे और कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक बच्चे पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रकरण को लेकर, तब तक मतलब कुल मिला के एक टीचर जल्दबाजी तो कर ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हट जाता है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, अधिकतर सूत्रों को याद करना। तो फ्रेंड्स सिर्फ सूत्रों को याद करने से ही काम नहीं चलने वाला, जब तक कॉन्सेप्ट या लॉजिकल चीज़ें नहीं बताई जाएंगी या बच्चों की समझ में नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं यानी कि बी की तरफ, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। हाँ, ये तो बात हो सकती है कि सवालों का जो उत्तर दे रहा है कोई भी टीचर समझा रहा है तो उसमें निपुणता हासिल हो, ये तो बात हो सकती है। और लेकिन एक और देख लेते हैं, यानी कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यानी ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि सभी अवधारणाओं को समझना चाहिए, लागू करना चाहिए और उनसे संबंध बनाना चाहिए। तो बी ऑप्शन भी हमसे हट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो रहेगा यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, यदि इस तरह से एक गणितज्ञ करता है, एक यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला, गणित पढ़ाने वाला एक शिक्षक ऐसा करता है, तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है अपने सब्जेक्ट को लेकर। फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स जब बालकों के समक्ष, कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनके समक्ष अनेक तथ्यों, ठीक है, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं उनके थ्रू, यानी कि बहुत सारे तथ्य किसी बच्चे के समक्ष प्रस्तुत कर दिए, उदाहरण और कुछ वस्तुएं, ठीक, तो उनके आधार पर बच्चा खुद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो लेंडल ने यह परिभाषा किस विधि को दी है? तो लेंडल महोदय के अनुसार भी ना कहें या ये किस विधि पर आधारित है? तो हम बात करते हैं यानी संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आगमन विधि पर आधारित है। इस तरह से यानी कि किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे एग्जाम्पल यानी उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है, उसकी कॉन्क्रीट अवस्था यानी कि बहुत सारे स्टेटमेंट तथ्य को निर्धारित करना, ठीक है। तो आगमन विधि, ये मैथमेटिक्स के आगमन विधि, मैथमेटिक्स में दो विधि हैं, आगमन और निगमन, जो दोनों विधि काम करती हैं। तो आगमन की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आगमन विधि में सबसे पहले मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बताया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रॉब्लम की तरफ जाया जाता है। यदि हम बात करें यानी निगमन विधि या निगमनात्मक विधि या फिर हम कहें डिडक्टिव मेथड, तो डिडक्टिव मेथड में इस तरह से नहीं किया जाता। सबसे पहले उनको सूत्र, ठीक है, जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको दे दिया जाता है, उनके थ्रू फिर वो किसी भी यानी कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, यानी कि विश्लेषण पर पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैथमेटिक्स की दो विधि हो गई, यानी कि आगमन यानी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव यानी निगमनात्मक या निगमन। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स निदानात्मक यानी कि निदानात्मक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है गणित के, जब भी हम बात करते हैं, यानी प्रगति पत्रक को भरना, ठीक है, यानी कि प्रगति पत्रक को भरना, या फिर हम बात करें यानी सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। सत्रांत मतलब सत्र के लास्ट में
प्रश्न पत्र की योजना बनाना या फिर बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना या फिर अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। तो फ्रेंड्स बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण का जो मेन उद्देश्य रहेगा, ठीक है, वो रहेगा यानी कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को। निदानात्मक परीक्षण की जब भी हम बात करते हैं, निदानात्मक शिक्षा की बात करते हैं, तो निदानात्मक शिक्षा वह है जिसमें किसी भी परिस्थिति बच्चों की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है या ठीक है उनकी त्रुटियाँ हैं, उनका निदान यानी कि उनकी कमियों को खोजकर पूरी तरह से मतलब ठीक किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों की समझ में नहीं तो जितनी भी रिक्तियाँ रह जाती हैं, बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है, तो उनकी कमी को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो रहेगा ये रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। ठीक है, एक टीचर है वो आकार यानी कि आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि यदि उसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, कॉन्सेप्ट में वो आकार पढ़ा रहा है, तो वो ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। ऐसा क्यों, वो टीचर ऐसा क्यों कर सकता है, यानी कि वो ऐसा क्यों कर सकता है। ऑप्शन ए, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वो CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए इसलिए वो आवश्यक हैं। या फिर हम बी की तरफ चलते हैं, यानी कि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। सी की तरफ चलते हैं, यानी कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। या फिर डी पर चलते हैं, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए यह अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भ्रमण, ऐतिहासिक भ्रमण की जो बात कर रहा है टीचर, तो वो आकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की बात कर रहा है, न कि अवकाश की बात कर रहा है। तो यहाँ से डी ऑप्शन भी हट जाता है। यहाँ पे अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है इसलिए अवकाश उपलब्ध हो जाएगा, तो सी ऑप्शन भी हट जाता है। यदि हम बात करें बी ऑप्शन की, तो या ए की बात कर लेते हैं, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए इसलिए अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ CBSE द्वारा निर्धारित की गई वो आवश्यक है। तो फ्रेंड्स जो टीचर योजना बना रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस चीज़ पर हमें फोकस करना है। तो आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न अंग है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो आकार है वो वास्तुकला का विभिन्न अंग है। तो जब भी स्टूडेंट, जब भी छात्र, ठीक है, टीचर के साथ जाएंगे और वो किसी ऐतिहासिक इमारत का भ्रमण करेंगे, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के आकार मिलेंगे। चाहे हम बात करें एक मंदिर पे गए हैं, ठीक है, टेम्पल, तो उसमें चाहे वो मस्जिद में गए हैं उसमें गुंबद मिलेगी, रूम मिलेंगे, मेहराब मिलेंगे। इस तरह से वो आकार के बारे में स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद जो टीचर हैं उनका जो अध्यापक है उनके सारे के सारे जो क्वेरी होंगे उनको भली भांति समझा सकता है और उसके थ्रू वो आकार जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 10। NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 जो सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है, किसमें, यानी कि गणित में। तो फ्रेंड्स यानी कि नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। जो सिद्धांत का पालन नहीं करता उसको हमें चूज करना है। तो फ्रेंड्स यानी उसे पढ़ाने की विधि, ठीक, उसे पढ़ाने की विधि, या फिर हम बात करें आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक, सी की बात करें यानी पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, या फिर हम डी ऑप्शन की बात करें कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ये जो बात है बिल्कुल गलत रहेगी और बाकी जो सभी बातें बिल्कुल सही रहेंगी, यानी कि
एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित जो है सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका बताता है या उसमें निहित है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि आंगिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्रों को बताना, सिर्फ सूत्रों के बता देने से, एक टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को सिर्फ गणित के सूत्रों को बता देने से उसमें तार्किक क्षमता, ठीक है, सोचने की शक्ति का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, हम जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं, यानी कि ये मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और यदि कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू उसे ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल यानी कि अधिगम मंच सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स पेडागोजी की फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। कई पार्टों में हम ये सीरीज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, उसको हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहेगा 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन आज के लिए, गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें। तो फ्रेंड्स यानी कि मैथ्स की जो वर्तमान पुस्तकें हैं NCERT बेस्ड स्पेस की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। किसकी अनुशंसा, मतलब किसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि NCERT द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती हैं गणित की, वो किसकी अनुशंसाओं पर को ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं, ये बात इसमें पूछी गई है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005, ठीक। ऑप्शन ए NCF 2005, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या फिर हम बात करें डी की 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, ठीक। तो फ्रेंड्स जो NCERT जितनी भी किताबें लिखती है, ठीक है, NCERT द्वारा जितनी भी किताबें बनती हैं, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो बात करें किसी भी सब्जेक्ट की हैं, साइंस वगैरह के हो या किसी की भी हो, तो फ्रेंड्स वो जो बुक जो लिखी जाती हैं, वो जो लिखी जाती हैं NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसाओं के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती हैं। बिकॉज ये मानता है कि बच्चे को करके सीखने दिया जाए, बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए बच्चों के अकॉर्डिंग NCF 2005 के अकॉर्डिंग NCERT है वो पुस्तकों का निर्माण करती है। उसी तरह के टॉपिक, उसी तरह से मतलब बच्चों की रुचि को मद्देनज़र रखते हुए सारी की सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी NCF 2005। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार, फ्रेंड्स देखो प्याजे CDP से लेकर यहाँ तक प्याजे की बात कही जाती है, तो प्याजे कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्याजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्याजे, जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। यानी कि औपचारिक परिचालन के स्तर पर होता है बच्चा, तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है? अनुपात और समानुपात, आंकड़ों का प्रबंधन, संख्या, या फिर रेखागणित। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात की गई है यानी कि औपचारिक परिचालन, ठीक है। जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, बिल्कुल उसका जो फर्स्ट स्टेज होती है यानी कि पहली अवस्था, जब वो स्कूल में प्रवेश किया तो उसे परिचय देने का उपयुक्त समय कहा गया, यानी कि अनुपात और समानुपात उसे बता दिए जाएं, आंकड़ों का प्रबंधन उसे बता दिया जाए, संख्या या गणित। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो रहेगा यानी कि प्याजे के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अनुपात एवं समानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? फ्रेंड्स यानी हमें मैथ्स से रिलेटेड कोई भी समस्या, उसका सॉल्यूशन निकालना है तो एक तरीका नहीं है, बाकी सारे के सारे तरीके हैं। उसके बारे में
क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं यानी परीक्षण और त्रुटि विधि ये नहीं है, चित्रांकन नहीं है, या अंत से आरंभ की ओर हल करना नहीं है, या फिर रट लेना नहीं है। तो फ्रेंड्स यानी रट लेना नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एल्गोरिदम की बात की थी। तो विशेष तरह से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाता है कि जहाँ पे रॉट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन यानी रटने की बात आए उसको बिल्कुल नकार दिया जाता है एल्गोरिदम में भी। तो मैथमेटिक्स में रटने जैसी चीज़ तो कोई होती नहीं है, इसलिए सिर्फ लॉजिकल चीज़ें बताई जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो एक विधि नहीं है यानी कि गणित में समस्या समाधान की, वो है रट लेना। रट लेना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है इसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये रहा 14वां क्वेश्चन। कक्षा 7 का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है, यानी कि क्लास 7 का एक स्टूडेंट है, उसे आयत यानी कि रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल को किस तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन ये है कि आयत चतुर्भुज है। ठीक है, आयत चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजा हो गई, जिसके विपरीत पृष्ठ, ठीक है, या फलक समानांतर और समान है। इस तरह से किसी बच्चे ने आयत की एक परिभाषा, एक डेफिनेशन दी। परिभाषा यह बताती है कि बच्चा, परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या बताती है, परिभाषा में क्या लगता है, तो यानी कि आकृतियों की विशेषताओं को जानना है, लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है। ठीक है, कुछ विशेषता जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है, या फिर आकृति को पहचान नहीं सकता। ठीक है, डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, आकृति की सही विशेषता को नहीं जानता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे परिभाषा में यदि हम देखते हैं तो बच्चा कुछ हद तक, यानी कि जो आयत की परिभाषा, रेक्टेंगल की परिभाषा, उसको जानता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि बच्चा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि वो विशेषताओं को नहीं जानता। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फिर यानी आकृति को पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो परिभाषा दे रहा है तो आकृति को तो पहचानता है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें बी ऑप्शन की, तो फ्रेंड्स यानी कुछ परिभाषाएँ जानता है, तो वो कुछ विशेषता जानता है आयत की, लेकिन परिभाषा को पूरा करने में महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है, बिकॉज वो बच्चा है। एक आयत का जो कॉन्सेप्ट है उसके माइंड में आता तो है, यानी आया है, और उसने उसे परिभाषित भी किया है, लेकिन सारी की सारी विशेषताएं वो नहीं जान पा रहा, यानी जानता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, 14वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। जो बच्चा है कुछ विशेषताएं जानता है आयत से संबंधित, लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें उससे भी छूट जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन आज के लिए, यानी कि मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल पार्ट 1 में, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड्स यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है और यानी कि मैथ्स पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी भी आपकी बेहतर होती है, तो आप इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट के थ्रू हमें अपना फीडबैक दें, और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि NCF 2015, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलती हो रही है, NCF 2015 नहीं, 2015 नहीं, यानी कि NCF 2005। NCF 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार, यानी कि NCF 2005 के जो लक्ष्य कथन है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहाँ बच्चे, तो यानी कि विद्यालय में गणित किस स्थिति में नहीं होता, जहाँ पर बच्चे गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, ठीक, या फिर अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, या फिर सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं, या फिर गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि गणित का आनंद उठाने के लिए बच्चे सीखते हैं। वहाँ पर जब बच्चे गणित का आनंद उठाने लगे और मज़े में गणित को सीखने लगे, तो वहाँ पर गणित बिल्कुल निर्धारित कर देना चाहिए। वहाँ पर गणित की कक्षाएँ, गणित की बुक्स अवेलेबल करानी चाहिए, बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। ठीक है,
यानी कि विद्यालय शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड क्लास की बात हो रही है। और यदि हम बात करें सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं, तो फ्रेंड्स जब भी बच्चे यानी कि गणित के सूत्रों को सिर्फ सूत्रों पर निर्भर होकर और एल्गोरिदम यानी कि पार्टिकुलर समस्या का समाधान हेतु सिर्फ सूत्रों को और एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे गणित नहीं होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और हम देख लेते हैं यानी कि बी ऑप्शन को अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, ये बात बिल्कुल सही रहेगी। ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब भी वो गणित मैथमेटिकल चीज़ें सीखते हैं यानी तर्क करना सीखते हैं, चिंतन सीखते हैं, तो और अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट 15वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। मैथ्स पेडागोजी स्पेशल यानी सीटेट स्पेशल मैथ्स पेडागोजी के हमने इस सीरीज़ में यानी कि ये जो था पार्ट 1 था, इसमें हमने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस किए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपके यानी कि पेडागोजिकल अप्रोच को अच्छी तरह से बेहतर बना पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाएगी। तो इस सीरीज़ को यानी कि इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।